जानेंगे, हम हक से जानेंगे। आरटीआई जब से लागू हुआ है, आरटीआई डालकर हम पूछ सकते हैं कहाँ कहाँ काम हो रहा है, कहाँ रुका हुआ है। आरटीआई का नारा। नमस्कार, मैं हूं अशोक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं जानने का हक। आज हम आपको ये बता रहे हैं कि जो तमाम पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो लगातार जो बात करती हैं वुमेन एम्पावरमेंट यानी महिलाओं के सशक्तिकरण की बात करती हैं, लेकिन दरअसल उनके वायदे कितने खोखले होते हैं आज हम यही याद दिला रहे हैं, क्योंकि मौका महिला दिवस का है और महिला दिवस का मौका है तो हम एक महत्वपूर्ण बात और उठाना चाहते हैं, वो ये कि अगर महिलाओं के सशक्तिकरण की हम बात कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि महिलाएं एम्पावर्ड हों, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी और बहुत जरूरी चीज ये भी है कि महिलाएं आरटीआई का यानी राइट टू इंफॉर्मेशन का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें। यही हम आज मसला उठाएंगे, यही सवाल उठाएंगे। और आज हमारे साथ जो लोग स्टूडियो में मौजूद हैं और जो इस कार्यक्रम में जुड़ रहे हैं उनसे परिचय करा दें। हमारे साथ दिल्ली स्टूडियो में टीना शर्मा है। टीना शर्मा महिला एक्टिविस्ट है, जानी मानी, और साथ साथ आरटीआई लगाती रहती है। कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर, महिलाओं से जुड़े मुद्दों पर इन्होंने आरटीआई लगाई है। दिल्ली स्टूडियो में हमारे साथ प्रोफेसर जीपी पांडे हैं। प्रोफेसर जीपी पांडे असम यूनिवर्सिटी सिलचर से जुड़े हुए हैं और असम यूनिवर्सिटी में जो तमाम जो रिसर्च कई सारे महिलाओं के मुद्दे पर हुई उसमें इन्होंने बहुत अग्रणी भूमिका निभाई है। और इसके साथ साथ हम आपको महाराष्ट्र में मुंबई लिए चलेंगे। मुंबई स्टूडियो में हमारे साथ जुड़ेंगी विनीता देशमुख। विनीता देशमुख जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और पुणे का एक बड़ा नाम है, नवभारत डेमोक्रेटिक पार्टी से जुड़ी हुई हैं और आरटीआई को लेकर, महिला सशक्तिकरण को लेकर बहुत बेहतरीन काम कर रही हैं, बहुत बेहतरीन उन्होंने उदाहरण पेश किए हैं। और इसके अलावा हम लखनऊ भी चलेंगे। लखनऊ में हमारे साथ नूतन ठाकुर जुड़ेंगी। नूतन ठाकुर जी लखनऊ की जानी मानी आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और कई अहम मुद्दों पर आरटीआई लगाती रहती है। तमाम हमारे साथ गेस्ट जुड़े हैं, इनसे हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं कि दरअसल जो तमाम स्टडीज हुई हैं पिछले दिनों, वो स्टडीज जो हैं वो क्या बताती हैं। जब महिलाओं का और आरटीआई के संबंध की बात आती है तो ये जो तमाम स्टडीज हुई इसके नतीजे क्या बताते हैं, उससे जुड़ी हम ये रिपोर्ट देखते हैं। एक सर्वेक्षण में ये बात सामने आई है कि देश की महिलाएं सूचना के अधिकार कानून का कम इस्तेमाल कर रही हैं। 26% पुरुषों की तुलना में महिलाएं मात्र 12% है जो सूचना के अधिकार कानून से अवगत है या फिर इसका इस्तेमाल करती है। ये जो राष्ट्रीय सूचना का जन अधिकार अभियान के तहत से एक स्टडी लॉन्च की गई थी पूरे देश भर में 12 राज्यों में और केंद्र सरकार में कि आरटीआई का जो उसका जो इस्तेमाल हो रहा है नागरिकों के तरफ से, तो उसका स्थिति कैसा है ये पता करने के लिए। तो उस स्टडी के फाइंडिंग्स में यही बात सामने आई थी कि बहुत कम तादाद में महिलाएं सूचना के अधिकार का इस्तेमाल कर रही हैं। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने कहा था कि किसी समाज के विकास के बारे में जानना हो तो उस समाज में स्त्रियों की स्थिति को देखो। देश में महिलाओं की स्थिति सुधरी है, लेकिन अभी बहुत कुछ किया जाना बाकी है। 10% भी महिलाएं नहीं हैं जो एप्लीकेंट्स हैं उसके अंदर, तो ये जो रेशो है ये चिंताजनक रेशो है, बना हुआ है और मेरे ख्याल से इसके ऊपर गौर करने की जरूरत है और ज्यादा से ज्यादा महिलाएं भी इसका इस्तेमाल कर सकें इस कानून का, क्योंकि एक बहुत ही एम्पावरिंग कानून है जो कि एक आम इंसान को, आम नागरिक को बिल्कुल ताकत देता है। हालांकि सूचना के अधिकार कानून को लागू हुए 8 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन कौन से राज्य या विभाग में किस मामले में ज्यादा सवाल पूछे जा रहे हैं, सवाल करने वाले महिला हैं या पुरुष, इसका भी कोई लेखा जोखा या रिकॉर्ड किसी भी संस्थान के पास नहीं है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि महिलाएं आज हर क्षेत्र में अपना लोहा मनवा रही हैं और हर क्षेत्र में अपना उपस्थिति दर्ज करवा रही हैं, लेकिन साथ साथ ये भी कहना होगा कि उनके प्रति जो हिंसा है, महिलाओं के प्रति जो हिंसा है, उसमें भी बढ़ोतरी देखने के लिए मिल रहा है। सूचना के अधिकार कानून के प्रति महिलाएं उदासीन दिख रही हैं। वो अपने हक के लिए अगर सूचना के अधिकार कानून का इस्तेमाल करें तो यकीन मानिए वो जरूर विजयी होंगी। दिल्ली से कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ विनोद कुमार चौधरी, डीडी न्यूज। विनीता जी, आप बहुत अहम मुद्दों पर आरटीआई लगाती रहती हैं। आप मुंबई में, महाराष्ट्र में, पुणे में आरटीआई को लेकर आपने काफी काम किया है, लेकिन आप जैसी टीना जी यहाँ पर बैठी हैं, नूतन जी जैसी बैठी, गिनी चुनी महिलाएं हैं
जो कि आरटीआई को लेकर काम कर रही हैं। आरटीआई के मुद्दे जो हैं महिलाओं से जुड़े बहुत कम उठ रहे हैं, क्या वजह देखती हैं आप? गवर्नमेंट ने कुछ पब्लिक अवेयरनेस प्रोग्राम जो करना था अब वो नहीं किया उन्होंने, और दूसरे जो एनजीओज है वो ही लगातार पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन कर रहे हैं। और जैसे मैं जो पत्रकार हूँ तो हम लगातार वो सेक्शन 4 इंस्पेक्शन ऑफ फाइल्स पुणे में करते हैं, मंत्रालय में करते हैं, और ऐसे दिखता है कि जब जब हम आरटीआई यूज करते हैं तो बहुत सारे स्कैंडल्स निकल आते हैं, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज निकल आते हैं, और अकाउंटेबिलिटी जो होती है गवर्नमेंट की वो बिल्कुल नहीं होती, और वो भी सिर्फ सेक्शन 4 के अंदर ही वो मिलता है। मैं बहुत ट्रेनिंग करती हूँ यंगस्टर्स को और महिलाओं को कि आप कोई भी वर्किंग डे हो, आप जाइए ऑफिस में और इंस्पेक्शन ऑफ फाइल्स कीजिए, क्योंकि सेक्शन 4 के अंडर आपका हक है, लेकिन ये हक के लिए वो बहुत डरते हैं। आप ये कह रही हैं कि महिलाएं दरअसल डरती हैं, जो जिस तरह का माहौल है सरकारी दफ्तरों में और जिस तरह से ट्रीट किया जाता है उसको लेकर महिलाओं के मन में एक आशंका होती है, एक डर होता है, उसके कारण जो है महिलाएं कम आरटीआई लगाती है। टीना जी, आप दिल्ली में हैं, आप सहमत है इस बात से? आपको लगता है कि ये एक बड़ी वजह है जिसके कारण महिलाएं कम आरटीआई लगा रही हैं? कि बिल्कुल सही कह रही हैं, इस पे बहुत प्रेशर होता है। हमें आज भी घर से कहा जाता है इसमें तुम्हें क्या मिलता है, रात बेरात अकेली जाती हो, कल को कुछ हो जाएगा, छोटा बच्चा है, हस्बैंड बोलते हैं कि ये नहीं करना चाहिए, तुम्हारे लिए ये काम नहीं है। मतलब कहीं ना कहीं ये माहौल लड़कियां और महिलाएं जो है इसको भी बियर करती हैं, और हमें समाज से भी यही मिलता है। आरटीआई एक्टिविस्ट होना अपने आप में हो सकता है बहुत गर्व की बात है, और मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। मेरे साथ और महिलाएं हैं, दोनों को मैं जानती हूँ, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये गर्व वहां चला जाता है जब आप एक परिवार की एक परिवार की जिम्मेदारी है आपके ऊपर, आप समाज में खड़ी होती है, 4 लोग आपसे बात करते हैं तो उनको आपके काम पे गर्व तो होता है, पर कहीं ना कहीं वो गर्व तब खत्म हो जाता है जब हम उनसे कहते हैं कि अपनी महिलाओं को भी निकालिए, आप अपनी बहन बेटी को भी बताइए कि आरटीआई करें और हम आरटीआई सिखाएंगे। तो कहीं ना कहीं इनहिबिशंस रहते हैं, महिला होने के कारण है ये, और महिला होने के कारण ही है, क्योंकि मैं देखती हूँ मेरे काफी सारे कुलीग्स हैं और सभी जो मेल हैं वो सारे आरटीआई एक्टिविस्ट हैं और वो आरटीआई करते हैं, सारे वर्किंग लोग हैं, ऑफिस में बैठ के आरटीआई करते हैं, 10 मिनट का समय निकाल के आरटीआई करते हैं, पर महिलाएं बहुत कम है हमारे पास। नूतन जी, आपका एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा नहीं रहा जब आपने आरटीआई तमाम लगानी शुरू करी? तो एक जो आरटीआई एक्ट के साथ जो सबसे बड़ी, जैसा कि अभी टीना जी ने भी कहा कि कोई महिला जुड़ती क्यों है और कैसे है, उसके कई वजह होते हैं। कई बार महिला की अपनी परेशानी भी होती है। मेरे पास जो महिलाएं आती है कई बार तो उनके बहुत आरटीआई का कारण उनके फैमिली डिस्प्यूट होते, कईयों के अगर डाइवोर्स केस कोर्ट में चल रहे हैं तो उन्हें हस्बैंड की सैलरी जाननी होती है, जो रूटीन वे में आरटीआई एक्ट में वैसे ही बताना चाहिए, जो नहीं बताया जाता, और डिपार्टमेंट उसको थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन और इस तरह से कह के देने को मना कर देते हैं। दूसरी जो प्रॉब्लम होती है, जब कोई महिला आरटीआई मांगती है तो हमारे यहाँ जो कहने को आरटीआई एक्ट में है कि 30 दिनों में आपको इंफॉर्मेशन मिल जानी चाहिए, लेकिन 2 साल, जैसे यूपी की बात करूं तो 1.5 साल 2 साल एक इंफॉर्मेशन में लग जाता है। एक महिला के लिए बड़ा मुश्किल होता है 1.5-2 साल तक एक इंफॉर्मेशन मांगने में बिताते हैं, और देखते कि जिससे इंफॉर्मेशन मांग रहे हैं पीआईओ सरकारी खर्च पे आ रहा है, आपको दूर दराज से आते अपने खर्च पे आना है, तो वहां कई बार महिलाएं हिम्मत हार जाती और वो इस चीज को अफोर्ड नहीं कर सकती। प्रोफेसर पांडे, आपसे जानना चाहता हूँ कि आपने कई स्टडीज की हैं महिला एम्पावरमेंट को लेकर के, क्या वजह है कि महिलाएं कम तादाद में निकल रही हैं, आरटीआई लगा रही हैं, क्योंकि एक अच्छी पहल हो सकती है, वो क्यों ऐसा हो रहा है? एक तो अशिक्षा है, दूसरा है जागरूकता की कमी है, तीसरा निर्धनता है। जैसा कि एक महिला पैनलिस्ट ने कहा कि बार बार जाना और बार बार जो है अप्रोच करना, तो ये सब चीजें, ये सब मुद्दे हैं, और इसको अधिक से अधिक अगर हम ट्रांसपेरेंट बनाना चाहते हैं, अधिक से अधिक इसमें अकाउंटेबिलिटी लाना चाहते हैं, तो जब तक महिलाओं का सशक्तिकरण नहीं होगा तब तक यह भारत न तो एक आदर्श जनतंत्र बन सकता है और न तो एक विकसित समाज की श्रेणी में आ सकता है। जागरूक कैसे किया जाए, ये बड़ी बात है। विनीता जी, जो एक साल कुछ समय पहले की एक स्टडी है, मैं उसका जिक्र कर रहा हूं, ये जो स्टडी है ये कहती है कि अगर इसने देखा कि 26% पुरुष थे जिनको आरटीआई यानी कि सूचना के अधिकार कानून के बारे में पता था, जब महिलाओं की बारी आई तो 12% महिलाएं थी जिनको इस कानून के बारे में जानकारी थी। मैं ये बताना चाहती हूँ कि पहले तो इंडिया का जो आरटीआई एक्ट है वो पूरा वर्ल्ड में
सेकेंड स्ट्रॉन्गेस्ट एक्ट है। बिल्कुल। और दूसरी बात है कि 30 दिन तक यदि आपको इन्फॉर्मेशन नहीं मिला तो आप फर्स्ट अपील और सेकेंड अपील को जा सकते हैं। और ऐसा नहीं कि 1 बरस 1.5 बरस तो आपको लगातार वो पीआईओ के पीछे ही जाना पड़ता है। हम क्या करते हैं कि सेक्शन 4 ऑफ द आरटीआई एक्ट, ये जो बड़ा पावरफुल सेक्शन है, वो गवर्नमेंट यानी वो छुपाते हैं लोगों से। सेक्शन 4 के अंडर कोई भी सिटीजन इंस्टेंट इंफॉर्मेशन मिल पाता है। उसको सिर्फ ऑफिस जाना, डिमांड करना कि ये फाइल देखना है और डॉक्यूमेंट्स के जेरोक्स भी उनको मिलते हैं। तो इसलिए यदि आप सेक्शन 6 के अंडर गए तो बस आपका फर्स्ट अपील सेकेंड अपील वो चलता ही रहेगा। लेकिन पुणे में मैं 1 वीक में 2-3 बार सेक्शन 4 इंस्पेक्शन ऑफ फाइल्स करती हूँ। मैं नूतन ठाकुर जी के पास चल रहा हूँ। नूतन जी, आपको लगता है उत्तर प्रदेश का, महाराष्ट्र में कुछ अच्छे काम, जैसे विनीता जी बता रही हैं, इन्होंने सेक्शन 4 के तहत लगातार इंस्पेक्शन किया और कैसे बदलाव लाए, क्या उत्तर प्रदेश में ऐसा संभव है? अगर मैं यूपी की बात करूं तो एक बार मैं बस एक एग्जांपल दूंगी। सूचना आयोग के बाहर मैं भी बैठी थी और 2 पीआईओ आपस में बात कर रहे थे, जिनमें उनका मेन था कि क्या करना है। हमने तो बड़ा सिंपल तरीका निकाला है कि अगर कोई भी कहता है आरटीआई मांगता है तो मैं ये दे देता हूँ जवाब कि आके फाइल का इंस्पेक्शन कर लीजिए, और उसके बाद मैं जब टाइम देता हूँ उस समय मैं रहता ही नहीं हूँ ऑफिस में। तो स्थिति ये होती है। और अगर जब आप जाते हैं तो कई बार पीआईओ नहीं रहते वहां पे, और अगर वो रहते भी हैं तो कई बार बदसलूकी भी होती है। इवन खुद एक बार मेरे साथ बदसलूकी हुई है, मैंने कंप्लेन भी किया। लेकिन कुल मिला के जो प्रोसेस होता है वो सरकारी विभागों में वो एक्टिविस्ट या कोई भी जो आरटीआई मांगता है वो सिटीजन के फेवर में अधिकारियों का भी बिहेवियर नहीं होता है। उन्हें लगता है कि बिल्कुल ही ये क्यों आ गए हैं और क्यों आरटीआई मांग रहे हैं। बिल्कुल दोहरा व्यवहार होता है। अगर जब आप उन अधिकारियों को पता लगता है कि आपने आरटीआई मांगा है और उनके डिपार्टमेंट से, तो वो एक तरह से मैं कहूंगी दुश्मन की तरह ट्रीट करते हैं। विनीता जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मुझे ये कहना है कि सेक्शन 4 का प्रिंट आउट लेके जाना। अभी लास्ट ईयर मैंने पुणे मुंबई एक्सप्रेस वे का टोल चार्जेस के लिए मैंने MSL RDC ऑफिस में गई, तो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर बोले कि नहीं ये सेक्शन 4 मुझे नहीं मालूम, आप एप्लीकेशन दीजिए और 30 दिन आप उसके बाद आ जाइए। तो मैंने वो सेक्शन 4 का प्रिंट आउट निकाला और मैंने बोला कि इसके सब सेक्शन में जो लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट है वो सब इंफॉर्मेशन आपको देनी ही पड़ेगी। इनफैक्ट आपको वेबसाइट में ही रखनी पड़ेगी, लेकिन आपके वेबसाइट में नहीं है। इसीलिए मैं आई हूँ। मैं मेरा खर्चा करके, पेट्रोल का और टाइम का खर्चा करके मैं आई हूँ, तो आपको ये देना पड़ेगा ही। तो इमीडिएटली उन्होंने दिया। मुझे 2 दिन में 800 पेजेस का कॉन्ट्रैक्ट मिला MOU और आइडियल रोड बिल्डर्स का। ज्यादा एग्रेसिव होना चाहिए, ज्यादा एसर्टिव होना चाहिए महिलाओं को। अगर 60 बरस मेरा सिर्फ यहाँ पर ये कहना है कि देखिए, पहली बात तो जो एजुकेशन है वो बहुत बड़ा चैलेंज है महिलाओं के लिए। आरटीआई जब आपको लिखते हैं, आपको उसका जवाब, अब देखिए आप उसको जवाब समझना, पढ़ना, उसको यूटिलाइज कैसे करना है, वो अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, पहली बात। दूसरी बात, आरटीआई के प्रश्न लिखना, और एक बहुत इजी चीज जो मुझे लगता है कि लोग नहीं समझना चाहते, स्पेशली वो लोग जो सामाजिक कार्यकर्ता बनना तो चाहते हैं, पर वो पेस्ट्री महिलाएं होती हैं, चैनल पे आके डिबेट करती हैं, शाम को घर चली जाती हैं। उनको मुझे लगता है कि बहुत कम लोग जो सोशल डोमेन में हैं, जो सोशल एक्टिविस्ट कही जाती हैं, बहुत ऑथेंटिक महिलाएं भी हैं, बट कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो सिर्फ हम देखते हैं उनको कि हमें चैनल पे मिलती हैं, किसी सब्जेक्ट पे बोलती हैं, घर चली जाती हैं। बट जब उनका बैकग्राउंड देखो, उसके साथ क्या अटैच है, उन्होंने क्या काम किया, तो आप इंटरनेट जब उनका नाम गूगल करेंगे आपको कुछ नहीं मिलेगा। पर मैं नूतन जी को अच्छे से जानती हूँ, नूतन जी मुझे जानती हैं, अगर हमारे नाम गूगल किए जाए तो पीपल विल कम टू नो कि हम क्या काम करते हैं। बट देन महिलाओं को मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं ये समझने की बहुत जरूरत है कि आरटीआई बहुत आसान काम है। विनीता जी ने हाथ खड़ा किया था, मैं बहुत संक्षेप में आपसे कुछ पॉइंट उठाना चाहती हूँ, मुझे ब्रेक पे जाना है। जी, जो आरटीआई एक्टिविस्ट पर छाप लगा है ना, वो ही सबसे बड़ा गलत है। मैं सोचती हूँ कि हमको ये कैंपेन करना चाहिए कि हर एक नागरिक आरटीआई यूजर है, और ऐसा नहीं कि पुणे में भी बस 10 आरटीआई एक्टिविस्ट है और वो बड़े सेलिब्रिटी हो गए। तो इससे ना जो नागरिक होते हैं ना, उनको डर लगता है कि सिर्फ मैं सोशल एक्टिविस्ट हूँ
तो ही मैं आरटीआई यूज कर सकती हूँ। छोटा सा ब्रेक लेता हूं, ब्रेक के बाद बड़ी बात पे जो आना चाहूंगा वो ये कि कैसे ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को एजुकेट किया जाए, एम्पावर किया जाए आरटीआई के माध्यम से। तो और विनीता जी ने जो बात कही कि हर नागरिक आरटीआई एक्टिविस्ट है, सिर्फ कुछ सेलिब्रिटी या कोई आरटीआई जिसमें लगे वो सेलिब्रिटी नहीं हो जाता, बल्कि हर नागरिक का अधिकार है। लेकिन ये भी बड़ा जरूरी है क्योंकि टीना जी ने कहा कि लोगों को मालूम होना चाहिए, खासकर महिलाओं को ये बताना बहुत जरूरी है कि कैसे आरटीआई लगाते हैं और कैसे आसान सा काम है, बस चुटकी बजा के आप आरटीआई लगा सकते हैं, अपने हक को हासिल कर सकते हैं। पर इसके लिए क्या करना पड़ेगा बदलाव के लिए, बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। जानने का में आपका एक बार फिर स्वागत है। तो आज हम बात कर रहे हैं महिलाओं और आरटीआई को लेकर। जो तमाम आंकड़े हैं वो ये कहते हैं कि महिलाएं बहुत कम तादाद में आरटीआई लगा रही हैं, ऐसी तमाम स्टडीज हमारे सामने हैं। और मैं विनीता जी आपसे एक बात जानना चाहूंगा, आप महाराष्ट्र की हैं, यशदा जो है यशवंतराव चौहान एकेडमी फॉर डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव, यशदा हर 3 महीने का एक कोर्स कराता है आरटीआई का, और उसमें बहुत से लोग आरटीआई के बारे में इन्फॉर्म हो रहे हैं, एजुकेट हो रहे हैं। लेकिन यशदा की आंकड़े भी ये साफ बताते हैं कि वहां पर भी जो लोग आरटीआई का कोर्स करते हैं उनमें पुरुषों की तादाद बहुत है, महिलाओं की तादाद सिर्फ 2 से 3% है। तो कैसे, क्यों एजुकेट और एम्पावर होने के लिए भी महिलाएं तैयार नहीं दिखती? पहले जो पत्रकार है, महिला पत्रकार बहुत ज्यादा परसेंटेज से काम कर रहे हैं न्यूज रूम में, लेकिन महिला पत्रकार ज्यादा यूज नहीं करते आरटीआई। जब तक जानने का हक, आपका जो फैंटास्टिक प्रोग्राम है वो सब चैनल्स में न आए, जब तक महिला पत्रकार हमेशा यूज करके न्यूज़पेपर्स में आरटीआई आर्टिकल्स न डालें और जब तक मीडिया उसको हमेशा प्रोमिनेंस दे, तब तक ना ये एजुकेशन नहीं होगा। और फिर सिलेबस में, स्कूल सिलेबस में हमने ना 10 बरस पहले भी कैंपेन किया था कि स्कूल सिलेबस में, कॉलेज सिलेबस में ये आरटीआई तो जरूर चाहिए। और मैं एक बात बताती हूँ कि ये जो पुणे में कॉलेजेस है वो सब डरते हैं, वो आरटीआई वर्कशॉप लेने के लिए भी डरते हैं। वो बोलते हैं आपने आरटीआई वर्कशॉप लिया तो फिर स्टूडेंट्स हमको आरटीआई एप्लीकेशन देंगे। तो इसलिए जो एस्टैब्लिशमेंट्स है वो डर के बैठे हैं। मीडिया हाउसेस बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनको ज्यादा करना चाहिए। जैसे एक 16 बरस का लड़का गुजरात के एक गांव में जो अभी सरपंच है, उसने गुजरात समाचार पढ़ के वो आरटीआई एक्टिविस्ट बन चुका और अभी यंगेस्ट सरपंच ऑफ द कंट्री इलेक्ट हो गया है। बिल्कुल, आपने बहुत सही उदाहरण दिया। जब 16 साल का एक लड़का जो है सरपंच बन सकता है आरटीआई लगा के, तो फिर जाहिर तौर पर और भी लोग बहुत कुछ कर रहे हैं। मैं टीना जी आपका उससे पहले मैं प्रोफेसर पांडे आपसे पूछना चाहूंगा, क्योंकि विनीता जी ने एक बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि एजुकेशन में, स्कूल लेवल पे, कॉलेज लेवल पर लोगों को एजुकेट करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। आप यूनिवर्सिटी में हैं, एचओडी हैं, क्या आप लोग इस तरह के प्रयास करते हैं आरटीआई को लेकर, लोगों को ज्यादा बताना, महिलाओं को, लड़कियों को ज्यादा बताना, इस तरह की वर्कशॉप करना? मैं टीना जी के विचार से पूर्णतः सहमत हूँ। जैसा अशोक जी आप जानते हैं कि बहुत से कानून हमारे देश में बने, दहेज विरोधी कानून बने, लेकिन जब तक कि लोगों में जागरूकता नहीं आएगी, जब तक लोगों को बताया नहीं जाएगा और जब तक ये पाठ्यक्रम का एक अभिन्न अंग नहीं बनेगा, तब तक वो चीजें समाज में आ नहीं सकती हैं जो है। तो जहां तक कि सूचना का अधिकार है, जैसा कि उन्होंने कहा, मैं भी इस बात से सहमत हूं, कार्यशालाओं के माध्यम से, छोटे छोटे अभियान के माध्यम से, ये पाठ्यक्रमों के माध्यम से ये बच्चों को और बिल्कुल बताने की जरूरत है। और इससे जो है न केवल हमारा जनतंत्र मजबूत होगा, बल्कि आप देखते हैं कि किस तरह से जो चीजें जो है, भ्रष्टाचार जो समाज का एक बहुत बड़ा जो है एक मुद्दा बना हुआ है, हमारे भारतीय समाज को खोखला कर रहा है, वह भी इन चीजों से दूर हो सकता है। तो लोग इस्तेमाल करेंगे, चीजें उजागर होंगी। और उसके बाद जी टीना जी आपका कमेंट, आपको क्या लगता है, क्या बदलाव के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सोच बदलनी पड़ेगी, आपने शुरू में कहा। डीडी बहुत अच्छा प्रोग्राम चलाता है, जानने का हक, बट मैं आपको बता दूं कि कमर्शियली वायबल नहीं है ये प्रोग्राम, ऐसा आप भी जानते होंगे, क्योंकि कई और चैनल्स ने भी प्रोग्राम हमारी सामाजिक जिम्मेदारी है, आपकी सामाजिक जिम्मेदारी है, आप सीएसआर के अंडर करें न्यूज चैनल्स। बट देन कई और चैनल्स से जब मेरी बात होती है तो वो कहते हैं हमने शुरू किया था, 4 महीने 6 महीने चलाया, उसके बाद बंद करना पड़ा क्योंकि इसकी रेवेन्यू वायबिलिटी कम है। एनीवेज वो एक डिफरेंट चैप्टर है। बट मैं यहाँ पर एक बहुत प्रोमिनेंट बात कहना चाहूंगी कि मैंने जब पहली आरटीआई वर्कशॉप बुलाई तो मेरे को 23 लोगों ने कंफर्म किया
टर्न कितने हुए आप नंबर मतलब आप सोच भी नहीं सकते। मैं नंबर सबके फोन मिलाती रही सुबह से कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग आ रहे हैं, सिर्फ 4 लोग आए। उनको ये लगता है कि जैसे ही हम पब्लिक डोमेन में जाएंगे हमें थ्रेट आएगा, विसल ब्लोअर एक्ट हमारे पास नहीं है। हालात देख लीजिए, अब आ चुका है, मतलब तब तक नहीं आता था, तब नहीं था जबकि मैं बात कर रही हूँ 1.5 साल पहले मैंने शुरू किया, तब विसल ब्लोअर एक्ट नहीं था। प्लस आज भी क्या है, आप देखिए यूएस में एक लेडी जो है रेनबैक्सी का अगर करप्शन ओपन करती है तो उसको एक बड़ा अमाउंट जो है अवार्ड दिया जाता है। यहाँ तो अगर पीआईएल लगाने जाएं तो वो अपनी जेब से लगाना पड़ता है। और उसके बाद सोचिए आप कोर्ट में खड़े होकर बेंच बोलती है ये पब्लिसिटी पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन नहीं है, ये पब्लिसिटी इंटरेस्ट लिटिगेशन है। तो जब जजेस ऐसा हमें बोलते हैं तो बड़ी हंसी आती है हमें। जी चलिए, हम सिस्टम चेंज करने जा रहे हैं और हमें बोलते हैं ये पब्लिसिटी के लिए आप कर रहे हैं। तो ये सुनकर बड़ा हमें समय बहुत कम है और ये तस्वीर जो फिलहाल है वो बदलनी चाहिए। ज्यादा से ज्यादा महिलाएं आरटीआई का इस्तेमाल करें, एम्पावर हो आरटीआई लगा के, बहुत जरूरी है और बहुत आसान है। और आप सब हमारे साथ जुड़े इस अहम मुद्दे पर बातचीत करें, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। टीना जी आपका, प्रोफेसर पांडे आपका, विनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुंबई से, और नूतन जी आपका भी शुक्रिया। गोवा के मुख्यमंत्री मनोहर पारिकर आरटीआई कानून के समर्थन में हैं। उनका कहना है कि जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनकी जो फंडिंग है वो आरटीआई कानून के दायरे में आनी चाहिए। साथ ही उनका ये भी कहना है कि जो पार्टी की मीटिंग्स हैं, जो पार्टी की योजनाएं हैं वो आरटीआई कानून के तहत नहीं आनी चाहिए। इससे पार्टियों को जो कामकाज है वो प्रभावित होगा। साथ ही उन्होंने पॉलिटिकल पार्टियों को इसके लिए आगे आने के लिए कहा है। मनोहर पारिकर गोवा में रहकर आरटीआई कानून को लेकर काफी चर्चाओं में रहते हैं। दिल्ली के सामाजिक कार्यकर्ता वेंकटेश नायक ने एक रिसर्च किया। उन्होंने देश के 4 बड़े राज्यों को चुना और उसमें रिसर्च किया कि जो महिला सेक्स वर्कर हैं वो आखिर सूचना अधिकार कानून का किस तरह प्रयोग करती हैं। उनके रिसर्च से जो बात सामने निकल कर आई वो ये थी कि पानी का मामला हो, चाहे बिजली का मामला हो, चाहे राशन का मामला हो, जो महिला सेक्स वर्कर हैं वो आरटीआई डालती हैं। हालांकि ये जरूर है कि वो जिस पेशे से जुड़ी हैं उन्हें समाज में बराबर के उनकी हिस्सेदारी नहीं रहती, लेकिन सरकार की तरफ से कोई भेदभाव नहीं किया जाता। और वो खास तौर से पुलिस के मामले जो होते हैं, थाना से जुड़े जो मामले होते हैं उस पर उस सूचना अधिकार कानून का प्रयोग करती हैं। अमृतसर में, पंजाब के अमृतसर में ऐसा ही एक मामला सूचना के अधिकार कानून से सामने आया है कि वहाँ के जो मेयर हैं बक्सी राम अरोड़ा जी, वो अपने नाम के पत्थर तो लगा दिए हैं लेकिन सड़क पिछले 9 महीनों में सिर्फ 25% ही पूरा हो पाया है। जो सड़क है वो लगभग बड़े बड़े गड्ढे उसमें पड़े हुए हैं। जब उनसे पूछा गया कि आखिर ये सड़क कब बन करके तैयार होगा, क्योंकि आम लोग वहाँ बहुत परेशान हैं, तो उन्होंने कहा कि ये ट्रस्ट का पैसा है, जैसे जैसे ट्रस्ट से पैसा आता जाएगा वैसे वैसे खर्च होगा। और ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर इसी रफ्तार से सड़क निर्माण होता रहा तो लगभग 10 सालों बाद ये सड़क जो है बनकर करके तैयार होगा। महिलाओं में बढ़ रही है अपराध की प्रवृत्ति। मुंबई पुलिस ने आरटीआई के तहत ये जवाब दिया है। पता चला है कि मुंबई में रोजाना 7 से 8 महिलाएं अलग अलग अपराध के तहत गिरफ्तार होती हैं, जबकि ये आंकड़े सामने आए हैं कि बीते 3 साल में करीब 11% ऐसे अपराध बढ़े हैं जिनमें महिलाएं शामिल नहीं थीं। साल 2011 में करीब 2599 मामले थे, जबकि 3 साल में ये मामले बढ़कर 2800 हो गए। अब देखा जाए तो आंकड़ों के मुताबिक एक तरफ जहां महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ रहा है, वहीं अपराध में महिलाओं का शामिल होना भी काफी हद तक मुंबई में बढ़ रहा है। महिलाओं के हौसले से जुड़ी आरटीआई की एक और कहानी है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के बांदा और चित्रकूट जिले से। बांदा और चित्रकूट का जो इलाका था वो कभी डाकुओं का गढ़ हुआ करता था, महिलाएं सुरक्षित नहीं थी, लेकिन अब वहाँ की महिलाएं जागरूक हो रही हैं। जो ग्रामीण महिलाएं हैं वो तेंदुपत्ता से काम से जुड़ी हैं और वो सूचना अधिकार कानून का प्रयोग कर रही हैं और जो ग्राम पंचायत है उनकी जिम्मेदारी तय कर रही है। इसके साथ ही साथ वो तेंदुपत्ता से के काम से जुड़ी है। तो जो तेंदुपत्ता को लेकर सरकार की तरफ से जो भी कानून बनाए गए हैं, जितनी उनको सुविधाएं दी जा रही है, कितना पैसा मिलता है, इसकी भी जानकारी को लेकर भी वो आरटीआई डालती हैं। महिलाओं के खिलाफ होने वाले हिंसा में पीड़िता को मदद देने के लिए दिल्ली सरकार ने 2011 में दिल्ली विक्टिम कंपनसेशन स्कीम लॉन्च किया था। उसके तहत लगभग 15 करोड़ रुपया 2012 में रखा गया।
लेकिन सूचना के अधिकार कानून से मामला सामने आया है कि इस स्कीम का फायदा रेप पीड़िता हो या एसिड अटैक के जो पीड़िता हो उन तक नहीं पहुंच पा रही है। इसमें एक एनजीओ में काम करने वाले जो कार्यकर्ता थे वो मामला सामने लेकर करके आए हैं, आरटीआई लगा करके मामला उजागर किए हैं कि एसएचओ की लापरवाही की वजह से पीड़िताओं के पास ये मुआवजा नहीं पहुंच पा रहा है और इसमें कहीं न कहीं लापरवाही दिख रही है। चलते चलते हम आपको ये भी बताइए, आप हमें कोई भी प्रतिक्रिया चाहें तो आप हमें भेज सकते हैं। हमारा पता नोट कर लीजिए, हमारा पता जानने का, कमरा नंबर 226, दूरदर्शन भवन, टॉबी मंडी हाउस, कॉपर निकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। आप चाहे तो हमें ईमेल भेज सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है जानने का @gmail.com, जो कि आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है। आप हमारे ट्विटर हैंडल से भी जुड़ सकते हैं, जो आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। और चलते चलते हम सबका शुक्रिया तो अदा कर रहे हैं, लेकिन साथ साथ चलते चलते मैं आपको एक छोटी सी फिल्म के साथ छोड़ के जा रहा हूं। इंडिया को सुपर हीरो की जरूरत है, कोई ऐसा जो देश को सुरक्षित रख सके, जो भरोसा दिलाए कि जब हम काम के लिए सुबह घर से निकलें तो शाम को लौटें भी, और ये भी कि लौटने के लिए घर हो, और इन घरों तक पहुंचती सड़कें, और उन सड़कों और घरों में रोशनी, कि हमारे पास भूख मिटाने के लिए राशन हो, प्यास बुझाने के लिए पानी हो, जो ध्यान रखे कि हमारे बच्चों को उनके हक की शिक्षा मिले और बीमारों के इलाज के लिए अस्पताल खुले, जो लड़े ताकि आपका हमारा पैसा भ्रष्टाचारियों की खुराक न बन जाए, और चाहे कि हमारी सरकार हमें जिंदा रहने की जद्दोजहद से परे भी कुछ दे पाए, जो जरूरत पड़ने पर सरकारी कुर्सियां हिला दे। एक सुपर हीरो जो बस हमें इंसान होने की इज्जत दिला दे। सुपर हीरोज की जरूरत है। सुपर शक्ति की कीमत सिर्फ 10 रुपए।